हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू RMPSU। तो आज हम करवाने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के ज़ूलॉजी यूनिट 5th के MCQs। और यूनिट 5th जो है, क्योंकि ये बहुत बड़ी थी तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था। एक पार्ट ऑलरेडी आ गया है और आधे क्वेश्चंस जो बचे हैं अभी यूनिट 5th में वो हम करवाएंगे आज। तो अगर आपने यूनिट 5th का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जो जीनोटिपिक रेशो होता है F2 जनरेशन के अंदर एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, वो क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे मोनोहाइब्रिड क्या होता है। मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या होता है, केवल एक ही गुण का, अगर हम केवल एक ही गुण का क्रॉस करवा रहे हैं उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड। जैसे या तो अगर हम हाइट का करवा रहे हैं तो किसी की हाइट टॉल हो सकती है, मतलब लंबी हो सकती है, किसी की हाइट छोटी हो सकती है। तो अगर इन दोनों के बीच में क्रॉस करवा रहे हैं तो चारों के चारों प्लांट ऐसे बनते हैं ना, यानी टॉल 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 बनते हैं। ठीक, चारों के चारों प्लांट बनते हैं ऐसे, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को ही बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और ये जनरेशन कौन सी हो जाएगी, F1 जनरेशन हो जाएगी। अब जब हम इनके बीच में क्रॉस करवाएंगे ना, तो ये इसके बारे में पूछें। जब हम इनके बीच में क्रॉस करवाते हैं, इसके और इसके बीच में क्रॉस करवाएंगे, तो ये पूछ रहे हैं तो कौन से वाले प्लांट बनेंगे F2 जनरेशन के अंदर। और जो अभी क्रॉस करवा के F2 जनरेशन आएगी उसका रेशो कितना होगा उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो इसका रेशो हो जाएगा 1:2:1। क्रॉस करवा के देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्लांट विद राउंड यानी कि राउंड जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। ठीक है, तो इसको हम R लिख लेते हैं। R में भी कौन सा R लिख लेंगे, कैपिटल R लिख लेंगे। ठीक, तो इसको लिख लेते हैं हम कैपिटल R। और इसके बाद में ये बोल रहे हैं कि ये राउंड जो है वो डोमिनेंट सीड है जब हम इसका क्रॉस करवाते हैं रिंकल्ड से, जो कि रिसेसिव है। ठीक है, रिंकल्ड को हम क्या लिख लेंगे, स्मॉल r लिख लेंगे, क्योंकि ये रिसेसिव है, ये खुद को एक्सप्रेस नहीं करेगा, खुद को नहीं दर्शाएगा, इसलिए हम इसको स्मॉल r लिख लेते हैं। फिर है इफ फॉर्मर प्लांट इज हेट्रोजाइगस, कि अगर फॉर्मर प्लांट जो है वो हेट्रोजाइगस है, मतलब जो पूर्व वाला प्लांट है वो हेट्रोजाइगस है, विच ऑफ दीज एग्रीज विद एक्सेप्टेड रिजल्ट, कि इनमें से कौन सा वाला एक्सेप्टेड रिजल्ट होगा। तो देखिए यहाँ पर जो बी ऑप्शन है 305 राउंड बनेंगे और 301 रिंकल बनेंगे, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्रॉस यूज्ड टू असर्टेन वेदर ए डोमिनेंट इज होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस इज टर्म्ड। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि एक क्रॉस ये यूज करने के लिए देखा जाता है कि जो भी हम प्लांट है हमारे पास वो होमोजाइगस है या वो हेट्रोजाइगस है। होमोजाइगस का मतलब क्या हुआ, उसके अंदर जो दोनों जीन होंगे वो बड़े बड़े वाले स्पेलिंग होंगे, है ना, बड़ा टी बड़ा टी ये दोनों ही होंगे, तो इसको बोलते हैं हम होमोजाइगस। और एक बड़ा टी और एक छोटा टी हो, इसको हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस, क्योंकि दोनों अलग अलग हो गए ना, एक बड़ा टी हो गया एक छोटा टी हो गया। कुछ भी हो सकता है, बड़ा आर छोटा आर हो सकता है ना। या अगर हम रेड वाले का कर रहे हैं तो बड़ा आर और छोटा आर हो सकता है। तो बड़ा और छोटा दोनों अगर लेटर हैं तो उसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस। और जो सेम हो ये भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है बड़ा ही हो, ये वाला भी होमोजाइगस हो जाएगा क्योंकि दोनों छोटे छोटे हैं ना। तो अगर हमें ये पता लगाना है अपने प्लांट के अंदर कि हमारा प्लांट जो है उसके अंदर ये वाली कंडीशन है या ये वाली कंडीशन है, मतलब वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, तो जो हम क्रॉस करवाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए जब भी हम क्रॉस करवाते हैं इनको देखने के लिए तो हम किसी प्लांट के साथ में इसका बैक क्रॉस करवाते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बैक क्रॉस। ठीक है, जब भी हम पहचानेंगे कि हमारा जो हम प्लांट यूज कर रहे हैं वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, उसके लिए अगर हम क्रॉस करवाते हैं तो उसको हमेशा हम बोलते हैं बैक क्रॉस। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ रेड फ्लावर कलर इज डोमिनेंट, कि अगर जो रेड फ्लावर का कलर है वो डोमिनेंट है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं कैपिटल R, यानी वो डोमिनेंट है। ठीक है, प्रभावी है, इसलिए इसको R लिख लिया। फिर बोल रहे हैं टू व्हाइट फ्लावर कलर इज डोमिनेंट टू व्हाइट फ्लावर कलर, तो व्हाइट वाले को स्मॉल r लिखेंगे क्योंकि ये रिसेसिव है, इसलिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि इसमें से कौन सी वाली जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है ऑल रेड फ्लावर प्लांट फ्रॉम द रेड फ्लावर्ड प्लांट, कि सारे के सारे कैसे बनेंगे, लाल फूल वाले ही बनेंगे। ठीक है, सारे के सारे पौधे। नेक्स्ट है कि ए फ्यू रेड फ्लावर्ड प्लांट फ्रॉम द रेड फ्लावर्ड प्लांट, कि कुछ ही लाल फूल वाले पौधों से लाल फूल वाले पौधे बनेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है ओनली व्हाइट
फ्लावर्ड प्लांट फ्रॉम व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट, कि केवल व्हाइट फ्लावर प्लांट जो है वो व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट से ही बनेंगे। और नेक्स्ट ऑप्शन है रेशो ऑफ व्हाइट टू रेड फ्लावर्ड हाइब्रिड प्लांट इज 1:1 रेशो, कि दोनों के दोनों जो व्हाइट और रेड है वो एक बराबर बनेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो सी क्वेश्चन है वो हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि सफेद फूल वाले जो पौधे हैं उनसे केवल सफेद फूल वाले ही बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि सफेद फूल वाले जो हैं ये कैसे हैं, ये है रिसेसिव। अगर आर आर का क्रॉस करवाएंगे तो आर ही आएगा, तो इसका मतलब क्या है, व्हाइट ही बनेगा। इसीलिए जो सी ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू ब्रीडिंग टॉल एंड स्मूथ सीडेड पी प्लांट। ट्रू ब्रीडिंग जो है वो टॉल और स्मूथ सीडेड पी प्लांट जो है उसको क्रॉस करा रहे हैं हम ट्रू ब्रीडिंग डॉर्फ से। ठीक है, ट्रू ब्रीडिंग एक टॉल प्लांट से हम किसको करवा रहे हैं, एक डॉर्फ प्लांट के साथ में करवा रहे हैं, और ये रिंकल्ड भी है। ठीक है, ये टॉल है प्लस स्मूथ है। ठीक है, इसके बाद में सेकंड वाला जो है ये कैसा है जिसके साथ हम क्रॉस करा रहे हैं, ये डॉर्फ है तो इसको स्मॉल टी लिख लेंगे, ये कैपिटल टी लिखा है तो यहाँ पे लिख लेंगे डॉर्फ, और रिंकल्ड के साथ करा रहे हैं तो उसको क्या लिख लेंगे, स्मॉल एस लिख देंगे। तो हम अगर इसके साथ, तो अगर हम इन दोनों का क्रॉस करवा रहे हैं तो ये बोल रहे हैं जो इफेक्ट दैट F1 प्लांट वर ऑल टॉल डेमोन्स्ट्रेट, कि जो F1 वाले प्लांट हैं वो सारे के सारे टॉल ही बनेंगे। क्यों बनेंगे, हमें इसका मतलब बताना है कि क्यों बनेंगे ये। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। देखो जो डी ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट, दैट टॉलनेस वाज डोमिनेंट टू डॉर्फनेस, कि सारे के सारे प्लांट टॉल बनेंगे। क्यों बनेंगे, क्योंकि जो टॉलनेस है ये कैसा है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, जबकि ये जो है ये वाला डॉर्फ कैरेक्टर है ये कैसा है, रिसेसिव है। तो जो डोमिनेंट होगा वही खुद को दर्शाएगा। जैसे अगर हम इनका क्रॉस भी करवाएंगे तो देखिए क्रॉस ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आ जाएगा, जितने भी बार आएगा हर बार ऐसे ही आएगा क्रॉस F1 जनरेशन में। ठीक है, तो ये चारों में ही आप देखेंगे एक इसमें टॉल वाला है, एक इसमें डॉर्फ वाला है, यानी एक लंबा वाला है एक छोटा वाला है। तो लंबा वाला एक ही काफी है ना, ये एक लंबा वाला जो है ये जो छोटा वाला है ये इसकी चलने ही नहीं देगा, ये छोटे वाले के चलने ही नहीं देगा। और जो कैरेक्टर बनेगा प्लांट के अंदर वो कौन सा बनेगा, टॉलनेस वाला बनेगा। क्यों, क्योंकि ये जो टी है बड़ा वाला ये डोमिनेंट है, ये खुद को डोमिनेंट रहने देगा, ये खुद को ही दर्शाएगा, इसको दर्शने ही नहीं देगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फैक्ट दैट F1 प्लांट व्हेन बैक क्रॉस्ड विद द रिसेसिव पेरेंट टाइप yield 4 टाइप ऑफ प्लांट इन इक्वल प्रोपोर्शन प्रूव दैट द F1 प्लांट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, हमें ये बताना है, तथ्य यह है कि जो F1 पौधे हैं, F1 समझ गए होंगे, जब फर्स्ट टाइम उनका क्रॉस करवाते हैं तो F1 जनरेशन बनती है। तो F1 पौधे जो हैं वो जब अप्रभावी मूल प्रकार के साथ बैक क्रॉस करवाते हैं, अप्रभावी मतलब रिसेसिव के साथ में जब हम उनका बैक क्रॉस करवाते हैं तो समान अनुपात में 4 प्रकार के पौधे बनते हैं। ठीक है, यह साबित करता है कि F1 पौधों का उत्पादन होता है। अब हमें यह बताना है कि किस अनुपात में उनका उत्पादन होता है अगर हम बैक क्रॉस करवाते हैं तो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो 4 टाइप के गैमीट बनेंगे वो इक्वल नंबर्स में बनेंगे। ठीक है, एक समान बनेंगे। जैसे जब भी आप F1 वाले जो पौधे हैं वो कैसे बनेंगे, सारे के सारे ऐसे बन जाएंगे। यही तो होता है F1 कि एक उनमें रिसेसिव जीन होगा और एक उनमें डोमिनेंट जीन होगा। अब ये बोल रहे हैं कि अगर हम इसका क्रॉस करवाएं बैक वाले रिसेसिव के साथ, यानी ये वाला था, अगर हम इसके साथ में क्रॉस करवाएंगे तो कैसे प्लांट बनेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूल जो है वो किसका हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग होता है। तो जो हॉर्स और डोंकी होता है यानी घोड़ा और जो लंगूर होता है उन दोनों को मिला के जो भी बनाया गया है, जो भी ऑफस्प्रिंग बनाया गया है या जो भी संतान बनाई गई है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं म्यूल। ठीक है, म्यूल या फिर खच्चर बोलते हैं इसको हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट इज क्रॉस्ड विद होमोजाइगस डॉर्फ प्लांट। ठीक है, हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट का मतलब क्या हुआ, पहले तो ये समझ लीजिए। हेट्रोजाइगस टॉल है, टॉल तो है मतलब टी तो इसमें होगा ही होगा। ये हेट्रोजाइगस है ना, तो एक कैपिटल टी होगा एक स्मॉल टी होगा। इसको अगर हम क्रॉस करवाते हैं होमोजाइगस डॉर्फ प्लांट से, ठीक है, होमोजाइगस डॉर्फ प्लांट का मतलब क्या हुआ कि
होमोजाइगस डॉर्फ है, डॉर्फ के लिए स्मॉल टी आ जाएगा, और क्योंकि होमोजाइगस है तो दोनों स्मॉल टी ही होंगे। तो ये बोल रहे हैं अगर हम इसका दोनों का क्रॉस करवाएंगे तो जो प्रोजेनी बनेगी यानी जो संतान बनेगी या जो संतति बनेगी उसका प्रोपोर्शन क्या होगा या उसका अनुपात क्या होगा, ये बोल रहे हैं। तो इन दोनों का क्रॉस ही तो करवाना है आपको, सिंपल ऐसे करवा लो। एक साइड में लिख लेंगे यहां पर टी टी, ये वाला कौन सा हो गया, ये हेट्रोजाइगस डॉर्फ प्लांट के लिए। इसके बाद में होमोजाइगस हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट के लिए हो गया ये, होमोजाइगस डॉर्फ प्लांट के लिए क्या हो गया ये। अब अगर आप इसकी वो करवाओगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन करवाओगे, इसका क्रॉस करवाओगे तो देखो क्या बनेगा, ये वाला टी और ये वाला टी क्या बन गया, ये बन गया। ठीक है, ये क्या आए, टॉल प्लांट आए। इसके बाद में इसका और इसका करवाओगे तो क्या बन गया, ये बन गया। इसके बाद में इसका और इसका करवाओगे तो क्या बना, ये बना, और इसका और इसका करवाओगे तो क्या बना, ये बना। ठीक है, अब आपको समझ आ रहा होगा ये वाले जो दोनों हैं वो तो ये वाले हैं, ये हैं 2, और ये वाले जो दोनों हैं ये कितने हैं, ये भी 2 ही हैं। तो यानी इनका जो अनुपात आया वो कितना आया, 50-50% होंगे दोनों, जितने ये होंगे उतने ही ये होंगे। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। नेक्स्ट आते हैं, हाउ मेनी जीन्स ए चाइल्ड रिसीव फ्रॉम इट्स फादर। ये बोल रहे हैं कि कितने जीन्स को चाइल्ड रिसीव करता है अपने फादर से। तो देखिए मदर से भी 50% करता है और फादर से भी 50% करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, बी, कि जो अपने फादर से रिसीव करता है वो कितने होते हैं, 50 जीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस ए क्रॉस बिटवीन ब्लू एंड व्हाइट एंडेल्यूजियन फाउल रिजल्ट इनटू, कि जो अधूरे प्रभुत्व के कारण, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, ये हेट्रोजाइगस होंगे। ठीक है, हेट्रोजाइगस होंगे। नीले और सफेद अंडालूसी परीक्षियों के बीच संकरण का परिणाम होता है। उनके बीच के जब हम क्रॉस करवाएंगे तो उनका जो परिणाम है वो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वही पीछे जो अभी हमने पढ़ी है वही वाली कंडीशन हो गई है। तो यहाँ पर 50% बन जाएंगे ब्लू और 50% बन जाएंगे फाउल। ठीक है, यही तो बात हो रही है बस। यहाँ पर ये हेट्रोजाइगस ही तो है। तो हेट्रोजाइगस का जब भी हम किसके साथ करवाते हैं, जब भी हम एक कंप्लीट जो रिसेसिव जीन है उनके साथ करवाते हैं तो क्या बनते हैं, 50-50% बनते हैं दोनों चीजें। ठीक है, वही पिछली बार वाला ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलर ब्लाइंड फादर में हैव ए नॉर्मल डॉटर, कि एक कलर ब्लाइंड फादर है यानी कि वो उसको अंधा है, उसको कलर नहीं दे, कलर में चेंज नहीं कर पाता, मतलब अंधा नहीं है पर कलर में चेंज नहीं कर सकता, कलर ब्लाइंड है। ठीक है, अगर उसके पास एक नॉर्मल डॉटर है लेकिन अगेन एक कलर ब्लाइंड ग्रैंडसन, लेकिन उसका कलर ब्लाइंड ग्रैंडसन होता है थ्रू हर। ठीक है, दिस इज इंडिकेट दैट द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ब्लाइंड इज लोकेटेड ऑन। देखिए फादर जो है वो कलर ब्लाइंड है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, फादर होगा मेल, है ना, मेल होगा ये, यानी नर होगा। तो नर के अंदर जो भी जीन रिस्पॉन्सिबल है कलर ब्लाइंड के लिए वो किसके अंदर दिखेगा, मेल के अंदर दिखेगा, क्योंकि मेल ही है कलर ब्लाइंड। यहां से समझिए। अब देखिए ये जो मेल है इसके जो जीन होंगे वो, इसका जो वो वाला रिप्रोडक्टिव जीन होगा वो कौन सा होगा, जो मदर होते हैं उनके XX होते हैं और जो फादर होते हैं उनके XY होते हैं। ठीक है, तो ये तो इस वाले मेल का हो गया, और इस वाले मेल के अंदर भी इसके कौन से वाले जीन के अंदर है कलर ब्लाइंड वाला, ये वाले जीन के अंदर है। तो हमने यहाँ पे लगा दिया ये वाला जो जीन है, ग्रीन कलर का लगा देते हैं कि ये वाला जो जीन है यही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये ग्रीन जो दिख रहा है यही रिस्पॉन्सिबल है कलर ब्लाइंडनेस के लिए। ठीक, क्लियर हो गया। अब इसके बाद में जब भी इसका क्रॉस होता है मदर के साथ, है ना, जब भी मदर के उसके साथ मिलेगा ये क्रोमोसोम के साथ, तो मदर का क्या होता है, XX होता है। ठीक है, इन दोनों के उससे जो क्रॉसिंग हुई और जो डॉटर बनी इन दोनों से, है ना, तो डॉटर कैसे बनेगी, जब XX होगा तभी तो डॉटर बनेगी। तो ये वाला जो X है, ये वाला, ये आया फादर से, ठीक, और ये वाला जो X है ये आया मदर से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वो ग्रीन वाला भी दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चले। ये जो ग्रीन वाला है कलर ब्लाइंडनेस के लिए, इसके पास ये वाला जो जीन था ये भी यहाँ पे लगा हुआ है। लेकिन क्या होता है, जो कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन होता है वो जो डॉटर होती है, मतलब जो लड़कियां होती हैं या जो फीमेल होती हैं या जो मादा होती हैं, उनके अंदर ये जीन होते हुए भी ना रिसेसिव होता है, ये दिखता नहीं है, अपने को दर्शाता नहीं है। तो ये जो डॉटर बनी ना ये कैसी होगी, ये नॉर्मल होगी।
क्योंकि लड़कियों के अंदर ये जो कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन है ये खुद को दर्शाता नहीं है, ये डोमिनेंट नहीं होता। इसलिए अब जब भी ये जो लड़की है, जब भी इसकी शादी होगी और इसका जो हस्बैंड होगा उसके अंदर क्या होगा, नॉर्मल जीन होंगे उसके दोनों ही, XY होंगे क्योंकि ये मेल होगा, तो XY दोनों ही कैसे हैं, नॉर्मल है, इसके पास कोई कलर ब्लाइंडनेस वाला है ही नहीं जीन। लेकिन जब इन दोनों का क्रॉस होगा और इनसे जो लड़का पैदा होगा, ठीक है, उस लड़के के अंदर क्या जाएगा, तो मदर से जाएगा ये वाला X, ये वाला जिसके अंदर ब्लाइंडनेस वाला जीन था, तो ये आ गया यहाँ पे। चलो डिफरेंट कलर से ही बनाती हूँ ताकि आपको समझ आए। अब देखिए यहां से ये वाला X आया लड़की का, और इसके अंदर क्या था, इसके अंदर था ये वाला जीन जो कलर ब्लाइंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल था। और नेक्स्ट चीज आ गई, ये जो लड़का है वहां से क्या आएगा, ये वाला Y, पर ये वाला Y तो नॉर्मल है, इसके अंदर कोई कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन है ही नहीं, है ना, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। अब देखिए ये बनेगा लड़का जो होगा इस लड़की के, ठीक है, तो इस लड़के के अंदर ये कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन है, और लड़कों के अंदर या मेल के अंदर कलर ब्लाइंडनेस वाला जो जीन होता है वो डोमिनेंट होता है, इसीलिए ये जो लड़का होगा ये कैसा होगा, कलर ब्लाइंड होगा, ठीक। जबकि जो लड़की थी जहां से ये आया है उसके अंदर भी था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये रिसेसिव है, ये दर्शाता नहीं है खुद को, इसीलिए ये लड़की कलर ब्लाइंड नहीं होगी, ठीक है। समझ आ गया आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर यही ही पूछा गया है। अब ये बोल रहा है कि कलर ब्लाइंड फादर जो है वो कलर ब्लाइंड फादर में हैव नॉर्मल डॉटर, कि उसके नॉर्मल डॉटर हो सकती है। तो देखिए ये डॉटर जो थी ये नॉर्मल ही थी, बट अगेन ए कलर ब्लाइंड ग्रैंड सन, ठीक है, ग्रैंड सन, यानी कि इस लड़की का जो लड़का होगा, जो इसके बेटा पैदा होगा, दिस इंडिकेट दैट जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ब्लाइंडनेस इज इंडिकेटेड फॉर, कि ग्रैंड सन जो है वो कलर ब्लाइंड है। तो क्यों है वो कलर ब्लाइंड, क्यों है वो, क्योंकि जो X क्रोमोसोम है वो रिसेसिव था, किसके अंदर, डॉटर के अंदर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ब्लाइंडनेस इज इनहेरिटेड, की जो वर्णांधता है वो किसमें वंशानुगत होती है। तो देखिए पीछे आपने देखा था अभी कि इनहेरिट तो होगी वो फीमेल में भी, लेकिन फीमेल में डोमिनेंट नहीं होती है ना, फीमेल में दर्शाती नहीं है खुद को। तो इनहेरिट तो दोनों में ही होगी, मेल में भी और फीमेल में भी। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, देखो ये मेल था, मेल के अंदर ये है ही, खुद को दर्शा ही रही है, और ये जो फीमेल इसकी बेटी पैदा हुई थी इसके भी थी ही, मतलब ये यहाँ से यहाँ तो गई ना, फादर से डॉटर के अंदर ट्रांसफर तो हुई ना, इसी को ही क्या बोलते हैं, इनहेरिट होना। तो इनहेरिट तो हुई ही है, लेकिन फिर भी लड़की नॉर्मल है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये को दर्शा नहीं रही है इसलिए, ठीक है। तो इनहेरिट तो दोनों में ही होगी, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कंफ्यूजन वाला ही ये क्वेश्चन है, क्योंकि लोग सोचेंगे कि डॉटर तो होती ही नहीं है, ब्लाइंड है ना, तो इसीलिए जाएगा ही नहीं उसके अंदर, जाता तो है लेकिन शो नहीं होता, तो इसीलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि बोथ ए और बी, मेल के अंदर भी जाता है और फीमेल के अंदर भी जाता है, दोनों के अंदर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिचुएशन कुड ए वुमेन ऑल्सो बी कलर ब्लाइंड, की कौन सी वाली सिचुएशन में एक जो विमेन है वो भी कलर ब्लाइंड हो सकती है, कौन सी वाली सिचुएशन में, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें क्या क्वेश्चन है, इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कैसे हो जाएगा कि जो फादर है उसका वो तो कलर ब्लाइंड होना चाहिए, ठीक है, यानी दोनों के अंदर होना चाहिए, जो जीन है वो दोनों के अंदर होना चाहिए, तभी डॉटर कलर ब्लाइंड हो सकती है। फादर तो कलर ब्लाइंड है, वो तो कलर को बता ही नहीं सकता है, मदर हो नहीं सकती कलर ब्लाइंड, लेकिन मदर उसकी कैरियर होनी चाहिए, वाहक होनी चाहिए, यानी जो मदर है उसके क्रोमोसोम के अंदर होना चाहिए जीन। जैसे मदर है तो इसके जो एक क्रोमोसोम है, मैं चलिए बता देती हूँ, ये मदर है और इसके एक क्रोमोसोम के अंदर ये जीन लगा हुआ है जो कलर ब्लाइंड वाला है, ठीक है। ये कौन है, ये है मदर। और अब बना लेते हैं फादर का, फादर तो कलर ब्लाइंड है ही, तो फादर के अंदर भी जो एक्स क्रोमोसोम है इसके अंदर क्या होगा, ये वाला जीन होगा। अब ये मदर है ना, इसके एक क्रोमोसोम के अंदर है, मतलब ये वाहक है, कैरियर है, लेकिन ये खुद कलर ब्लाइंड नहीं है, एक खुद कलर ब्लाइंड नहीं है, ये खुद नॉर्मल ही है अभी, ठीक है। अब जब इन दोनों के बीच में क्रॉस होगा ना, तो सोचो ये वाला जो क्रोमोसोम है इसका जीन ये वाला आया डॉटर के अंदर, ये वाला, और इनमें से ये वाला आया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो दोनों ही जीन हैं वो दोनों ही जीन पे क्या अटैच होगा, कलर ब्लाइंड वाला जीन अटैच होगा। तो इस केस में हो सकती है डॉटर जो है वो कलर ब्लाइंड। अब तो दोनों ही जीन पे
जो कलर ब्लाइंड वाला जीन है वो दोनों ही क्रोमोसोम पे अटैच्ड है, तो इस केस में जो डॉटर है वो भी कैसी हो जाएगी, कलर ब्लाइंड हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा इंटेलिजेंसी वाला क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर यही ही है कि किस सिचुएशन में मदर ए वुमेन कैन ऑल्सो बी कलर ब्लाइंड, की कौन सी कंडीशन में एक वुमेन या फिर एक मादा जो है वो भी कलर ब्लाइंड बन सकती है। तो कब बन सकती है, जब उसका फादर तो कलर ब्लाइंड हो और साथ में मदर जो है वो कैरियर हो, यानी मदर का जो क्रोमोसोम है एक, उसके अंदर भी क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए कलर ब्लाइंड वाला जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ड्रोन्स ऑफ हनी बी देयर इज नो रिडक्शन इन क्रोमोसोमल नंबर ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, दिस इंडिकेट दैट। ठीक है, तो यहां पर जो क्वेश्चन है वो क्या है, यहां पर है कि जो ड्रोन्स होते हैं हनी बी के, उनमें कोई रिडक्शन नहीं होता, क्रोमोसोम के नंबर में कोई घटते नहीं है गुणसूत्रों की संख्या। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस जब होती है तब यह क्या बताता है, यह क्या इंडिकेट करता है। ठीक है, तो देखो ये क्या इंडिकेट करता है कि जो ड्रोन्स होते हैं वो पार्थेनोजेनेटिकली प्रोड्यूस्ड करते हैं, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट इन ए ह्यूमन जाइगोट डेस्टिन्ड टू डेवलप इनटू ए फीमेल इज, कि जो मानव के जाइगोट में मादा के रूप में विकसित होने वाला जो क्रोमोसोमल पूरक है वो कौन सा है, हमें उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो मादा के रूप में अगर है, देखो क्या होता है, टोटल जो क्रोमोसोम होते हैं ना वो 23 जोड़ी होते हैं, यानी 23 पेयर होते हैं। अब 23 पेयर का मतलब क्या हो गया, मतलब 23 जोड़े हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि कितने होंगे, 46 होंगे। जो 46 क्रोमोसोम होते हैं ना, इनमें से 44 यानी कि 44 क्रोमोसोम जो होते हैं वो तो सेम होते हैं, मेल के भी और फीमेल के भी। अब 46 में से 44 को माइनस करेंगे तो आया कितना, 2। ये जो 2 क्रोमोसोम होते हैं ना, यही ही अलग होते हैं, केवल मेल और फीमेल के, यानी नर और मादा के। ये 2 क्रोमोसोम की वजह से ही पता चलता है कि मेल है या फीमेल है। तो देखो ये जो 2 क्रोमोसोम हैं, ये मेल के अंदर कौन से होते हैं, मेल के अंदर होते हैं XY और फीमेल के अंदर होते हैं XX। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि अगर मादा है, ठीक है, मादा कहां पर है, ह्यूमन जाइगोट क्रोमोसोम इनटू अ फीमेल, यानी कि अगर मादा है तो उसमें ये इसी का ही पूछ रहे हैं कि ये वाले जो दोनों क्रोमोसोम होंगे ये कैसे वाले होंगे। तो देखिए 44 तो सेम ही होंगे अगर मादा है तो, और 2 जो होंगे वो कौन से वाले होंगे, XX वाले होंगे, इसका मतलब है वो मादा है। 44 और XY होंगे, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता मेल यानी कि नर। ठीक है, पर हमें क्वेश्चन पूछा है मादा वाला, तो जो बी ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एब्रीविएशन स्टैंड फॉर जेनेटिक ट्रेट इन मैन, कि जेनेटिक ट्रेट मैन के लिए कौन सा वाला एब्रीविएशन स्टैंड करता है, यानी कि मनुष्य के लिए कौन सा। तो देखिए पीएच तो होता है, वो पीएच तो होता है, वही आप समझते हो, पीएच कितना होगा, बेसिक होगा, एल्कलाइन होगा, या फिर अम्लीय होगा, या फिर एसिडिक होगा, है ना। एसिडिक मतलब अम्लीय, बेसिक मतलब क्षारीय। तो ये कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं। एफएसएच का मतलब क्या होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो हार्मोन का भी कुछ लेना देना नहीं है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसका भी कुछ लेना देना नहीं है। बचा क्या, आरएच फैक्टर बचा। ठीक है, आरएच फैक्टर का मतलब क्या होता है, रीसस मंकी से लिया गया था ये जो आरएच फैक्टर है। और जो भी मतलब जो भी हमारा ब्लड ग्रुप होता है वो आपने ऐसे देखा होगा, ए पॉजिटिव है किसी का ब्लड ग्रुप, किसी का बी पॉजिटिव है, किसी का ए नेगेटिव है, किसी का बी नेगेटिव है, किसी का ए बी पॉजिटिव है, किसी का ए बी नेगेटिव है, किसी का ओ पॉजिटिव है, किसी का ओ नेगेटिव है। तो ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव है इनका मतलब कहाँ से आया। ठीक है, तो जितने भी पॉजिटिव वाले ग्रुप होते हैं, ग्रुप कोई भी हो, अगर वो पॉजिटिव है इसका मतलब क्या होता है कि वो RH पॉजिटिव है, यही वाला टर्म। ठीक है, उसके अंदर जो RH फैक्टर है वो पॉजिटिव है, उसके अंदर है इसकी उपस्थिति। और ये जितने भी नेगेटिव वाले हैं इनका मतलब क्या हुआ, उनके अंदर RH नहीं है। ठीक है, उनके अंदर RH नेगेटिव है। तो मेंस जो होते हैं उनके हम जो ब्लड ग्रुप है उसकी पहचान ही इससे करते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो जो RH वाला है ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one is probability of a children of human male, यानी कि son of color blind father। ठीक है, अगर कोई सन है कलर ब्लाइंड फादर का और नॉर्मल होमोजाइगस मदर का, हु मैरीज ए डॉटर ऑफ ए नॉर्मल फादर एंड हेट्रोजाइगस नॉर्मल मदर, कि अगर वो मैरी कर लेती है एक नॉर्मल फादर से और हेट्रोजाइगस नॉर्मल मदर से,
तो क्या होगा इसके अंदर, ठीक है। अब ये आपका ना थोड़ा सा कैलकुलेशन करने का, वही जो मैं बताती हूँ हमेशा, ये क्रोमोसोम पे लगा के कलर ब्लाइंड वाला जीन और ऐसे करके देख लेना, कैलकुलेट करके देख लेना। कैलकुलेट करने का मतलब क्या होएगा कि कुछ तो आ जाएंगे नॉर्मल और कुछ आ जाएंगे कलर ब्लाइंड सन, ठीक, कर लेना कैलकुलेशन इसकी। नेक्स्ट है विच वन इज जेनेटिकली सिमिलर टू हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है उससे सिमिलर क्या है हमें ये बताना है, ठीक है। तो हीमोफीलिया से सिमिलर क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है, क्योंकि ये भी डिपेंड करती है किस पर, क्रोमोसोम के जीन पर डिपेंड करती है। बाकी जितनी भी बीमारियां हैं, नाइट ब्लाइंडनेस हो गई या एल्बिनिज्म हो गई या फिर इनमें से कोई नहीं, यानी रतौंधी या एल्बिनिज्म जो है, ये दोनों ही बीमारियां किसकी वजह से होती हैं, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होती हैं, है ना, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होती हैं। पर जो कलर ब्लाइंडनेस है ये किसकी वजह से होती है, ये एक जेनेटिक बीमारी है ना, आनुवांशिक बीमारी है ये कलर ब्लाइंडनेस। फादर को है तो डॉटर को हो जाएगी, वैसे वाली बीमारी है ये, अपने पेरेंट्स से आने वाली बीमारी है। बाकी सारी बीमारी कैसी है, नाइट ब्लाइंडनेस और एल्बिनिज्म, ये न्यूट्रिशनल बीमारी है। इसीलिए हीमोफीलिया जो है वो किससे रिलेटेड हो जाएगी, ये हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस दोनों ही कैसी बीमारियां हैं, अपने पेरेंट्स से आने वाली, यानी जेनेटिक बीमारियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर आर यूजुअली, कि जो सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स होते हैं वो कैसे होते हैं। तो देखिए सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, ये रिसेसिव होते हैं, ठीक है, अप्रभावी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोफीलिया इज, कि जो हीमोफीलिया होता है वो क्या होता है। देखिए हीमोफीलिया होता क्या है, जैसे यहां पर सपोज करो ये किसी का हाथ है और यहाँ पर अगर इसको चोट लग गई है ना, तो यहाँ से इसको ब्लीडिंग होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी, ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, ठीक है, ब्लीडिंग होती ही रहेगी, इसी को ही हम बोलते हैं हीमोफीलिया। अब ये ब्लीडिंग होती ही क्यों रहती है, हमारे तो जब कट लग जाता है हमारे तो रुक जाती है, इसकी क्यों नहीं रुक रही है। तो देखिए हमारे जब ये रुकती है ना, तो हमारे किस वजह से रुकती है, कि जहां पर भी ये घाव होता है ना, वहां पर है ना क्या होता है, वो आ जाती हैं, प्लेटलेट्स आ जाती हैं, और प्लेटलेट्स यहाँ पे घाव के ऊपर चिपक के है ना ऐसे एक प्लेटलेट प्लग बना लेती हैं, ठीक है। और प्लेटलेट प्लग जब ऐसे ऐसे बन जाता है तो ब्लड को निकलने का स्थान ही नहीं मिलता, इसको जगह ही नहीं मिलती निकलने की, इसीलिए हमारा जो ब्लड है वो रुक जाता है, ठीक है। तो अभी आपको इस चीज से क्या समझ आया, कि अगर ब्लड क्लॉटिंग होती है तभी ब्लड रुकता है ना, और हीमोफीलिया में ब्लड रुकता ही नहीं है, मतलब वहां ब्लड क्लॉटिंग होती ही नहीं होगी। तो जब फेलुअर हो जाता है ब्लड क्लॉटिंग का, उसी को ही बोलते हैं हीमोफीलिया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बार बॉडी इज फाउंड इन, कि जो बार बॉडीज होती हैं वो कहां पर मिलती हैं। तो देखिए बार बॉडीज जो होती हैं ये फीमेल के सोमेटिक सेल्स के अंदर मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए मैन विद कर्ली हेयर्स, अगर एक मैन के कर्ली हेयर्स हैं जो कि हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। हेट्रोजाइगस का मतलब क्या हुआ, एक जीन बड़ा होगा एक जीन छोटा होगा, ठीक है, मतलब एक क्रोमोसोम बड़ा लोगे, सॉरी जीन, एक जीन बड़ा लोगे एक जीन छोटा लोगे। ये शादी करता है एक व्यूमन से जिसके स्ट्रेट हेयर हैं और इनके 8 चिल्ड्रन होते हैं, तो हमें रेशो बताना है। देखिए हेट्रोजाइगस का और ये स्ट्रेट हेयर वाली विमन का ना, इन दोनों का क्रॉस करवा के देख लीजिएगा, और जो रेशो आएगा वो आएगा 3:5 का, ठीक। नेक्स्ट है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ह्यूमन बीइंग पोजेस, इसकी ह्यूमन जो होते हैं उनके अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो ये अभी मैंने पहले ही बताया था 23 पेयर होते हैं, यानी 23 जोड़े होते हैं, और 23 जोड़े का मतलब क्या हो गया, 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक। तो डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इन कलर ब्लाइंडनेस पेशेंट्स फेल टू डिस्टिंग्विश, कि अगर कलर ब्लाइंड है किसी भी पेशेंट को, तो वो किस में अंतर करने में विफल रहेगा, किस में अंतर नहीं कर पाएगा। तो देखिए कलर ब्लाइंडनेस है ना, तो कलर में ही तो अंतर करने में फर्क रहेगा, लेकिन कलर में भी किस कलर में उसको फर्क करने में मुश्किल होगी। तो रेड और ग्रीन कलर जो होता है, लाल और हरा रंग जो होता है, इसमें अंतर नहीं कर पाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोफिलिक फादर एंड होमोजाइगस नॉर्मल मदर, कि जो हीमोफिलिक फादर है, ठीक है, और होमोजाइगस नॉर्मल मदर है, मदर नॉर्मल है लेकिन फादर हीमोफिलिक है, उसमें जो चिल्ड्रन होंगे वो कैसे होंगे ये बताना है हमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है ना, जो हीमोफीलिया होता है
इसकी जो वाहक होती है ना वो मदर होती है, और यहाँ पर मदर तो नॉर्मल है, इसीलिए जितने भी बच्चे होंगे इनके वो सारे के सारे नॉर्मल होंगे। आपको ये याद रखना है, हीमोफिलिक फादर हो उससे फर्क नहीं पड़ता, पर मदर जो है वो कैरियर नहीं होनी चाहिए, वो वाहक नहीं होनी चाहिए। अगर मदर वाहक हुई तो बच्चे सारे के सारे कैसे होंगे, हीमोफिलिक ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है RH फैक्टर वॉज डिस्कवर्ड बाय, कि जो RH फैक्टर है ये किसने डिस्कवर किया था। तो देखिए RH फैक्टर जो है वो लैंडस्टीनर और वीनर ने डिस्कवर किया था, और इनमें से भी ये जो लैंडस्टीनर है ना, इन्होंने ब्लड ग्रुप भी दिया था। ठीक है, ब्लड ग्रुप जो आज हम बोलते हैं AB पॉजिटिव, A नेगेटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव, ये जो हम बोलते हैं ये किसने बनाया था, लैंडस्टीनर ने ही दिया था ये। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप का अगर आपको याद रहेगा लैंडस्टीनर, तो लैंडस्टीनर के साथ में एक और साइंटिस्ट थे वीनर। ये लैंडस्टीनर यहाँ पे अकेला भी दिया हुआ है, लेकिन अकेले लैंडस्टीनर ने सिर्फ ब्लड ग्रुप जो है उसको डिस्कवर किया था, जबकि लैंडस्टीनर और वीनर दोनों ने मिलकर क्या डिस्कवर किया था, RH फैक्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एबिलिटी ऑफ टेस्टिंग PTC पेपर इज हेरिडिटी कैरेक्टर, T इज डोमिनेंट एंड T इज रिसेसिव। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये वाला T हो गई डोमिनेंट बड़ा है, ये वाला T जो है ये रिसेसिव है, तो कौन सा वाला जीनोटाइप विल बी एबल टू टेस्ट PTC, कि इनमें से कौन सा वाला जो जीनोसाइट होगा वो PTC को टेस्ट करने के लिए एबल होगा। ठीक है, तो कौन सा वाला होगा, ऑब्वियसली ये वाला रिसेसिव वाला। ठीक है, अगर ये भी होगा तो ये भी नहीं होगा एबल, है ना। एबल कौन सा होगा, सिर्फ और सिर्फ जिसमें दोनों स्मॉल होंगे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए सेल इज 12, की जो हैप्लॉइड नंबर है वो 12 है, तो मोनोसोमिक नंबर जो है वो कितना हो जाएगा ये बताना है हमें। ठीक है, तो ये हैप्लॉइड सेल जो है उसका नंबर बता रहे हैं 12 है। अगर मोनोसोमिक नंबर हुआ तो कितना हो जाएगा, मोनोसोमिक नंबर हो जाएगा 12 का जस्ट डबल, तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्बिनिज्म जो होता है ये क्या होता है। तो देखिए एल्बिनिज्म जो होता है ये होता है रिसेसिव, याद रखिएगा रिसेसिव होता है, रंगहीनता जो होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी सीरम इन इज अ सीरम कंटेनिंग, कि जो एंटी सीरम होता है उसके अंदर क्या होता है ये बताना है। तो जो एंटी सीरम होता है ना उसके अंदर होता है एंटीबॉडी। अब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूँ, थोड़ा लेट तो हो जाएगा, पर देखिए जो भी हमारा ब्लड होता है ना उसके अंदर दो चीजें हैं समझो, वैसे तो और भी होते हैं, WBC भी, प्लेटलेट भी होती हैं, सेल 3 तरह की होती हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट, बाकी प्लाज्मा होता है। ठीक है, पर हम अभी यहाँ पर 2 ही चीजें ले रहे हैं, RBC ले रहे हैं और प्लाज्मा ले रहे हैं। ठीक है, अब जो आप ब्लड ग्रुप बताते हो ना कि A ब्लड ग्रुप है हमारा, तो वो किसका होगा, जिसकी RBC के अंदर या RBC के ऊपर A एंटीजन होगा। क्या होगा, A एंटीजन, उसका ब्लड ग्रुप होगा A। और जिसके अंदर B एंटीजन होगा उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा B। जिसके अंदर दोनों एंटीजन होंगे AB और BB, उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा AB। और जिसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होगा, ना A होगा ना B होगा ना AB, दोनों होंगे, कोई भी नहीं होगा, उसका ब्लड ग्रुप होता है O। ठीक है, ये तो हो गई अभी किसकी बात, एंटीजन की बात, क्योंकि RBC के ऊपर क्या होता है, एंटीजन। ठीक है, इसको हम और दूसरा टर्म बोलते हैं ग्लूटिनिन, पर उतना अंदर मत जाइए आप। यहाँ पर जो प्लाज्मा होता है इसके अंदर होते हैं एंटीबॉडी, तो हमेशा जो एंटीजन होते हैं ना उसके अपोजिट वाला एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर या प्लाज्मा के अंदर। तो जिसके भी अंदर A एंटीजन है उसके ब्लड के अंदर एंटीबॉडी कौन सा होगा, B होगा, और इसको हम स्मॉल में लिखते हैं। जिसके अंदर B एंटीजन होगा उसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी होगी, उल्टा, मतलब A। जिसके अंदर A और B दोनों ही एंटीजन होंगे उसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी होगी, कोई सी भी नहीं। और जिसके अंदर कोई सा भी एंटीजन नहीं होगा उसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी होंगी, दोनों A भी और B भी। तो ये इसी की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए मैंने थोड़ा इतना लंबा बताया है कि एंटी सीरम, और ये जो एंटीबॉडी होती है ना इन्हीं को ही हम एंटी सीरम भी बोलते हैं, इनका दूसरा नाम एंटी सीरम भी होता है। तो ये इसी को ही बोल रहा है कि जो एंटी सीरम है इज अ सीरम कंटेनिंग, की एंटी सीरम हम किस सीरम को बोलते हैं, उस सीरम को बोलते हैं जिसके अंदर एंटीबॉडी होते हैं, उस सीरम को बोलते हैं एंटी सीरम। ठीक है, तो एंटी सीरम या एंटीबॉडी एक ही चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकल सेल एनीमिया जो होता है वो किसकी वजह से होता है। तो देखिए सिकल सेल एनीमिया जो होता है वो होता है जीन्स की वजह से। तो इसमें जो हमारा C ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्स क्रोमेटिन कैन बी ऑब्जर्व्ड इन इंटरफेज न्यूक्लियाई ऑफ, की जो सेक्स क्रोमेटिन है, सेक्स क्रोमेटिन किसको बोलते हैं, वही जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं कंडेंस्ड फॉर्म में, उनको ही बोलते हैं क्रोमेटिन। की जो सेक्स क्रोमेटिन है वो इंटरफेज में नाभिक में देखे जा सकते हैं। किसके नाभिक में देखे जा सकते हैं, तो नॉर्मल फीमेल के नाभिक में देखे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोफिलिक जो होता है वो अफेक्ट करता है मेल को मोर फ्रिक्वेंटली देन फीमेल बिकॉज इट, कि जो हीमोफिलिक है या जो हीमोफीलिया है वो ज्यादा नर को अफेक्ट करता है, ज्यादातर नर में होता है, मादा में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये रिसेसिव एक्स लिंक्ड होता है, इसके वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए हीमोफिलिक मैन मैरीज ए परफेक्टली नॉर्मल लेडी द ऑफस्प्रिंग विल बी, कि जो हीमोफिलिक मैन है अगर वो एक परफेक्ट नॉर्मल लेडी के साथ शादी करते हैं जिसको कोई हीमोफिलिया नहीं है, तो उनकी जो संतति होगी या उनकी जो संतानें होंगी वो कैसी होंगी, ये इसके बारे में बात करें तो सारी की सारी संतानें कैसी होंगी, नॉर्मल होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि जो हीमोफिलिया वाला जीन होता है वो एक्स के ऊपर अटैच होता है, मेल के एक्स के ऊपर अटैच होता है, मतलब एक्स के ऊपर अटैच होता है, और अटैच होने के साथ ही ये कैसा होता है, रिसेसिव होता है। रिसेसिव मतलब अप्रभावी होता है, इसीलिए सारी की सारी संतति कैसी हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी। अगर ये एक्स वाई भी बनेंगी, एक्स एक्स भी बनेंगी, यानी ये हो गई डॉटर और ये हो गया मेल, तो इनमें से मेल वाले में तो जाएगा ही नहीं फादर के अंदर से, क्योंकि ये वाला एक्स मदर के अंदर से ही आएगा। अगर ये एक्स एक्स भी बनी है, एक एक्स मदर से आया, एक एक्स फादर से आया है, अगर इस एक्स के ऊपर भी लगा हुआ है कलर ब्लाइंडनेस वाला, तो भी ये खुद को शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि 2 के ऊपर लगा हुआ होना चाहिए तब शो करता है, ठीक, 2 के ऊपर लगा होना चाहिए तब शो करता है, क्योंकि ये रिसेसिव होता है, दोनों साइड में होना चाहिए, दोनों स्मॉल स्मॉल होने चाहिए, तब जाके ये खुद को प्रदर्शित करेगा या शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैरेक्टर इज सेक्स लिंक्ड इन ड्रोसोफिला, कि जो ड्रोसोफिला होता है उसमें कौन सा कैरेक्टर सेक्स लिंक्ड होता है। फर्स्ट है रेड आई कलर, तो ये भी होता है, सेकंड है ग्रे बॉडी कलर, ये भी होता है, व्हाइट आई कलर ये भी होता है, तो ऑल हो जाएंगे करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरियर्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस आर, की जो कैरियर्स होते हैं कलर ब्लाइंडनेस के वो किसके अंदर होते हैं, तो हमने पहले पढ़ लिया है ये ऑलरेडी, कि जो कलर ब्लाइंडनेस है वो फादर को होती है, लेकिन कैरियर कौन होता है, मदर होती है, तो विमेन जो है वो हो जाएंगी इसके कैरियर या इसके वाहक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस वाज डिस्कवर्ड बाय, कि जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है इसको किसने डिस्कवर किया था, तो बहुत सारे लोग करेक्ट कराएंगे मेंडल को, लेकिन मेंडल ने नहीं किया था। मेंडल ने जो नॉर्मल चीजें हैं उनको किया था, कलर कैसा होगा, शेप कैसा होगा, लंबा होगा, छोटा कैसा होगा, हाइट कैसी होगी, आकार कैसा होगा, उन्होंने ये वाली चीजों को देखा था। जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है कि अगर लड़का लड़की शादी करते हैं कितने लड़के होंगे कितनी लड़कियां होंगी, उसको किसने डिस्कवर किया था, और अगर किसी को बीमारी है तो बच्चों में जाएगी या नहीं जाएगी, ये क्या हुआ, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है या लिंक से जुड़ी हुई जो विरासत की खोज करी है वो किसने करी है, मॉर्गन ने करी है। ये याद रखिएगा, मेंडल पे मत लगा आइएगा। जो नॉर्मल इनहेरिटेंस है वो मेंडल ने डिस्कवर करी थी मटर के प्लांट से, ठीक है। तो ये हो गए आज के क्वेश्चंस, आई होप आपको पसंद आए होंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं केमिस्ट्री का, उसको भी सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद।